हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 जिसका दोस्तों री एग्ज़ाम पेपर आपका अगस्त में शुरू हो रहा है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एक टेस्ट दोस्तों, या कह सकते हैं दोस्तों एक मॉक टेस्ट या एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर लगाइए। आप अपनी स्टडी तो दोस्तों करते रहिए, लेकिन साथ में एक टेस्ट दोस्तों जरूर दीजिए। तो आज की क्लास में हम आपको जो दोस्तों सामान्य हिंदी के 37 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। और दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि इन 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो 37 × 2 यानी कि आपका जो है 74 नंबर की सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी 300 नंबर में। तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और अपना असेसमेंट करिए और क्लास के अंत में जरूर बताइए कि कितने प्रश्न सही हुए इस टेस्ट में आपके। टेस्ट विल बी द स्टार्ट। आपका टेस्ट शुरू होता है और हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यही दोस्तों इस टेस्ट का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। हम आपको टाइम दे रहे हैं दोस्तों, आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों समष्टि का विपरीतार्थी शब्द होता है व्यष्टि। अगर दोस्तों आपका ये प्रश्न सही हुआ है तो अपने पास एक कॉपी पेन रख लीजिए और फर्स्ट नंबर आपका टिक कर लीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तद्भव और तत्सम से पूछा गया है प्रश्न। इसका आंसर आप लोग बताएं। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करपट का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा। अगर दोस्तों इसी तरीके से अगर आपका दूसरा प्रश्न सही हुआ तो दूसरे को टिक कर लीजिए और अंत में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। यानी कि दोस्तों वर्तनी अशुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बारात या वसंत, बारात वसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। आप लोग बताइए दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बारात होता है और बसंत होता है, बारात नहीं होता है। ये नहीं होगा, पहला वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रत्येक चैप्टर से पूछे जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तद्भव तत्सम से पूछा गया प्रश्न है, उसके बाद आपका जो है कि वर्तनी अशुद्धि से पूछा गया और यहाँ पे वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न है। अर्ध स्वर है इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है मुहावरा से पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। हमारा मुहावरा क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यही चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। एक बार सही बात को दोहराते रहना, एक बार सही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्रकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठपेषण कहा जाता है। एक बार सही बात को दोहराते रहने को पृष्ठपेषण कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 120 नंबर का है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है। यानी बुद्धिहीन शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। जल्दी से दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण है, यानी कि बुद्धिहीन शब्द आपका विशेषण है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 121 नंबर का प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है आपका कारक से। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपादान। जब दोस्तों अलगाव होता है किसी चीज से तो वहां पे आपका अपादान कारक होता है। जैसे छत से
ईंट गिरी, यानी कि छत का ईंट से अलगाव हो रहा है तो वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि महोर्मी का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस उर्मी। तो दोस्तों महोर्मी में आपका एक स्वर संधि है, स्वर संधि में आपका गुण स्वर संधि है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ओ की मात्रा है। ठीक है, अगर ओ की मात्रा आ जाए और ए की मात्रा आ जाए, अर आ जाए या अल का भाव आता है तो वहाँ आपका स्वर संधि होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। समास से प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है कि चर्माचरम जगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है टेस्ट का, ये उपसर्ग से पूछा गया प्रश्न है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि उपसर्ग जो होता है इसे इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं और ये किसी भी शब्द या वाक्यांश के आगे लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उसका विच्छेद कर लिया करिए। ठीक है, तो आप उसको पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें आप बताएंगे कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय प्रत्यय दोस्तों होता है, इसे इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं और ये अंत में लगते हैं। ठीक है, बाद में लगते हैं। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनीय। रमणीय में दोस्तों अनीय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे जो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बोरो शवय रघुवंश की धार में वारन वज समृद्धई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण करो अरिहा समृद्धई। इन काव्य व्यक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों देखिए, रस, छंद और अलंकार से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो दोस्तों आप जब इसको अच्छे से इस काव्य को पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है रौद्र रस दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा छंद है। प्रश्न हमारा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निस्मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यानी कि दोस्तों यह एक प्रकार का काव्य है और इसमें पूछा गया है कि किस छंद का यूज किया गया है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का इसमें दोहा छंद का यूज किया गया है। और दोहा छंद क्या होती है दोस्तों। दोहा छंद एक प्रकार का ऐसा छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा जो दोस्तों होता है सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों छंद को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में छंद से एक प्रश्न आना निश्चित है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रही हैं और मोहन और गीता गा रही हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए बिंदी रहेगा, हैं पे क्यों बिंदी रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो संज्ञा है, जो कर्ता है वो आपका बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसमें जो है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। काहि री नलिनी तू कुम्हालिनी तेरी ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है। जैसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं या आपकी दादू हैं। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों कबीर जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आपसे गद्यांश जरूर पूछा जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश को दोस्तों ध्यान से आपको पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छे से। इस पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 130 से लेकर 134 तक। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो पहले गद्यांश को दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, किसी भी पैसेज को सॉल्व करते समय एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप पहले गद्यांश न पढ़ करके उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिए सरसरी नज़र से। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद गद्यांश पे आइए, तब दोस्तों क्या होगा कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपका दिया गया है प्रश्न दिया गया है। जैसे प्रश्न है कि जाड़ी के दिनों में पानी का रिसना, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संतोष की क्या बात थी।
अगला प्रश्न है, इस पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश के अनुसार बर्फ कब गिरना शुरू हुई? अगला प्रश्न है, इसमें हाथ कांपने वाली सर्दी से आशय है और उत्साह शब्द है। तो दोस्तों ये इसके प्रश्न हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आप पढ़े हैं इसको दोस्तों ध्यान में रख करके गद्यांश आपको ज़्यादा समझ में आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दिया है 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नारकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की बार पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन हुए। छतों की बर्फ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कांपने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान शून्य से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश था, हम लोगों ने इसको पढ़ा। इस पे आधारित प्रश्न है, इसके आंसर आप लोगों को बताने हैं क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता है, इस बार ज़्यादा था, कभी कभी होता था और इस बार कम था। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। अभी गद्यांश को पढ़ें आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इस बार ज़्यादा था, इसी बार ज़्यादा था दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष की क्या बात थी? संतोष की क्या बात थी? शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई थी, शाम को बारिश कम होने लगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संतोष की बात यही थी कि शाम को बारिश क्या होने लगी? कम होने लगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे गद्यांश पे आधार पे। गद्यांश के अनुसार बर्फ कब गिरनी शुरू हुई? 22 दिसंबर की शाम से, 22 दिसंबर की सुबह से, 24 दिसंबर की शाम से या 24 दिसंबर की सुबह से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 दिसंबर की शाम से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है होठ कांपने वाली सर्दी, हाथ कांपने वाली सर्दी, सिर कांपने वाली सर्दी या हड्डी कांपने वाली सर्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हड्डी कांपने वाली सर्दी। हाड़ कांपने वाली सर्दी का आशय होता है हड्डी कांपने वाली सर्दी। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उत्साह आपका एक भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है कि 135 से लेकर के 137 तक नीचे एक शब्द की वर्तनी के 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी दोस्तों 4 शब्द दिए, इनमें से एक आपका शुद्ध है। यानी दोस्तों दिया गया है आशीर्वाद। आप लोग बताइए दोस्तों आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आशीर्वाद आपका यही सही है। वह पे आपका दोस्तों र रहेगा, उड़नतुआ र, और स पे बड़ी ही रहेगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है कि व्यावसायिक को कैसे लिखा जाता है? व्यावसायिक होता है या व्यावसायिक होता है या व्यावसायिक होता है या व्यावसायिक होता है? आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक होता है। यानी कि दोस्तों यह पे छोटी की मात्रा होती है और यह पे आ की मात्रा होती है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों पूछा गया है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योत्सना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आधा ज रहेगा, यह पे ओ की मात्रा, आधा त रहेगा, उसके बाद स रहेगा पूरा स, इसके बाद न रहेगा, आ की मात्रा रहेगी। ठीक है,
इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हैं। आशीर्वाद हो गया आपका, इसके बाद व्यवसायिक हो गया और ज्योत्सना, क्योंकि वर्तनी अशुद्धि में दोस्तों पूछे जाते हैं शब्द। अगला प्रश्न पूछा गया है, निर्देश दिया गया है 138 से लेकर 140 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक ही सही है, सही पर्यायवाची का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है। पौधा का पर्यायवाची क्या होगा? पौधा का, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटप। पौधा का पर्यायवाची शब्द विटप हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? गिरी, प्रस्तर, पाषाण या श्रृंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिरी। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अमृत, अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, उड़क, अंबु या शहद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष। अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है 141 से लेकर 143 तक नीचे दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही उस शब्द का विलोम है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि विलोम शब्द से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि समर्थन, समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा? विरोध, खंडन, असहयोग या विद्रोह? तो दोस्तों समर्थन का विलोम हो जाएगा विरोध। अगर आप किसी का समर्थन कर रहे हैं तो विरोध करेंगे दोस्तों, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकल्प, संकल्प का विकल्प हो जाएगा, इसमें दिया होगा ऑप्शन में, हाँ दिया यहाँ पे, तो संकल्प का दोस्तों क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा, विलोम। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कृत्रिम, कृत्रिम का दोस्तों विलोम पूछा गया है, क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो कृत्रिम का दोस्तों होता है, हो जाएगा, कृत्रिम का मतलब होता है कोई चीज़ बनावटी है, और प्रकृति का मतलब दोस्तों नेचुरल, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनायास, अनायास, अनायास का दोस्तों विलोम शब्द पूछा गया है, तो अनायास का दोस्तों हो जाएगा विलोम शब्द प्रयास। इसी तरीके से दोस्तों पूछा गया है श्वेत, श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्वेत का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा अश्वेत। अनायास का प्रयास, श्वेत का अश्वेत हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 146 से लेकर 149 तक निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला आप क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वतंत्रता, जब स्वच्छंदता में खाली स्थान हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको भरना है, इसमें क्या भरेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में प्रणीत हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा? 147 नंबर का प्रश्न है। भरने के लिए कि अथक परिश्रम और सतत खाली स्थान से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। अथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। क्या व्यवसाय से या अध्यवसाय से या समवाय से या संकाय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। अमर्ष, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्मेष। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि कमल का खाली स्थान सौंदर्य भौरों को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। कमल का खाली स्थान सौंदर्य भौरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। सौम्य, रम्य, सौरभ या सुकुमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल का जो सौरभ है भौरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न आपके सामने आया है। सही निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। अंधे की लाठी, साफ इनकार करना, एकमात्र सहारा, भीत जानना या अंधी को रास्ते दिखाना? तो दोस्तों अंधे की लाठी मीन्स एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट में आपके 37 प्रश्न थे और इन 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल टेस्ट और कंटेंट्स लाते रहें।